उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बन गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस मुद्दे के सहारे शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। पिछले दिनों रोजगार को लेकर बेरोजगार संघ ने भोपाल में प्रदर्शन किया था, जिसकी अगुवाई की थी दिनेश चौहान ने। दिनेश चौहान एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और आजकल बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हैं। युवाओं के इस संगठन में दिनेश चौहान के साथ हजारों मध्य प्रदेश के युवा जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका दिनेश जी। दिनेश जी, उपचुनाव के समय बेरोजगारी का ये मुद्दा आपने उठाया है, आप सड़कों पर निकले हैं अपने युवा साथियों के साथ। कहीं ये इसके पीछे कोई सियासत तो नहीं, कहीं किसी नेता के कहने पर तो ऐसा नहीं कर रहे हैं आप, किसी के हाथ का खिलौना या कठपुतली तो नहीं बन गए आप? सर, ये राजनीति से प्रेरित नहीं है बल्कि बेरोजगारी से प्रेरित एक आंदोलन है। चूंकि ये आंदोलन एक बड़ा रूप लिया 4 सितंबर को, तो वर्तमान सरकार को ये लगा कि कहीं इतना बड़ा आंदोलन हमारे लिए उपचुनाव में कहीं दिक्कत तो नहीं खड़ी कर देगा, और अगर इनको इतना ही डर है तो सिर्फ नोटिफिकेशन दे दे। हम तो नोटिफिकेशन मांग रहे हैं सर, हम कह रहे हैं इलेक्शन के पहले सिलेक्शन। इसलिए आंदोलन हुआ, और ये आंदोलन आज का नहीं है, छोटे छोटे आंदोलन लगातार होते रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो तब हो रही है, और चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो तब हुए हैं। ये जब जब पीड़ित हुए हैं युवा, हमेशा करते रहे हैं। मेरे पास पूरा प्रमाण है कि हमने ये आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो शुरू हुई थी आपकी 27 नवंबर 2019। मेरे पास ये जब उस समय तत्कालीन मंत्री थे गोविंद सिंह जी, उनके हाथ का दिया लेटर जब हमने किया था, उसके बाद हमने दूसरा आंदोलन किया था 14 फरवरी 2020 बोर्ड ऑफिस पर। और उस बोर्ड ऑफिस पे जब हमारा आंदोलन हुआ था, हजारों की भीड़ वहां पर पहुंची थी। वहां पर भी लाठीचार्ज की जैसी स्थितियां बन रही थी, लेकिन सरकार ने लाठीचार्ज नहीं करवाया था। दिनेश जी, बीजेपी का आरोप है कि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और तभी कांग्रेस आपका समर्थन कर रही है। सच्चाई तो यह है कि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि सच्चाई तो है कि मैं मोदी जी को बहुत अच्छा मानता था। मैं तो सच्चाई तो शिवराज मामा को मैं हमेशा अच्छा मानता था। मुझे तो विकास चाहिए था, मुझे तो युवाओं को रोजगार चाहिए था। इस पे बीजेपी और कांग्रेस से युवाओं का कोई लेना देना नहीं है। ये लेना देना सिर्फ पार्टी वालों को, युवाओं को लेना देना है साहब रोजगार से। इनको रोजगार दीजिए, इनके पास इतना वक्त नहीं है। मैं भी एक अभ्यर्थी हूं, मैंने भी फॉर्म भर रखे हैं, मेरा भी पेपर होने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो किसी प्रकार का भर्ती नहीं है, तो कोई अवसर ही नहीं उपलब्ध होगा। और जब अवसर नहीं होगा, जब आज बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरेगा, तो सरकार आरोप लगाएगी और वो कहेगी कि ये कांग्रेस का है। अगर कांग्रेस होगी तो कहेगी बीजेपी का है। ये तो इनका चलता रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे हम। आप कितने भी आरोप लगाइए, मैं कह रहा हूं सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, राज्य में भी और केंद्र में भी। सीआईडी जांच करा लो, सीबीआई जांच करा लो। अगर आपको एक भी चीज मिल जाए, बल्कि यही मिलेगा कि दिनेश चौहान बीजेपी का है, तब क्या करोगे आप? ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए दिनेश जी कि क्या आप श्रीनिवास बीवी को जानते हैं, मिले हैं कभी उनसे? कभी नहीं मिले हम। ठीक है, आप जानते हैं वो हैं कौन? नहीं, ये हमें नहीं पता है श्रीनिवास बीवी जी कौन है, पर इतना जरूर पता चला है कि श्रीनिवास बीवी जी जब उस दिन आए, उसी के बाद से हमारे आंदोलन के बाद मुझे बताया गया, ये बताया गया जेल में। इसके पहले मैं नहीं जानता श्रीनिवास बीवी जी कौन है। जेल में मुझे बताया गया, जब जेल ले जाया गया मुझे और मेरे 14 अन्य साथियों को, कुछ महिलाओं को भी घसीटते हुए जिस प्रकार ले गए हैं, वहां बताया गया कि श्रीनिवास बीवी जी। हम बोले श्रीनिवास बीवी जी हैं कौन? तो उन्होंने कहा ये कांग्रेस के नेता है। हम बोले हम इतना दौड़ नहीं लगाते दिल्ली तक की, हम भोपाल तक आए हैं सिर्फ इसलिए कि हमें भर्ती दे दीजिए, और हमें वो भर्ती दीजिए जिनके बारे में आप लगातार मांगे करते आ रहे हैं। और आप कहते आ रहे हैं कि हमने फाइल निकाल दी है, अब बस कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। हम तो डर इस बात कर रहे हैं साहब कि कहीं सरकार फिर से जुमले करते करते इलेक्शन आ जाएगा और हमारी भर्ती फिर से रह जाएगी। पिछले 4 साल से भर्ती नहीं हुई साहब। तो कहीं कांग्रेस से दिनेश जी आपका मुद्दा हड़प तो नहीं रही है? क्योंकि श्रीनिवास बीसी जो इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि भाषण नहीं, रोजगार चाहिए, मध्य प्रदेश के युवा को शिवराज नहीं उनके हाथों में काम चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर आग लगी होगी तो घी तो कोई भी डाल देगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आग बेरोजगारी की लगी है, आज कांग्रेस को याद आ रहा है कि रोजगार देना है, तो अच्छी बात है। कल बीजेपी को याद आएगा कि रोजगार देना, तो और अच्छी बात है। आप इतना जान लीजिए, इनके नेता कहते हैं कि अगर ये विधिवत हमारे पास आते, हमसे मिलने का मौका मांगते, हम देते। देखिए साहब, ये है 1 जून
1 जून 2020 74 बंगले में जहां पर मुख्यमंत्री निवास करते हैं, ये मैं कैमरे में दिखा रहा हूं और इसके मैं फोटो भेज दूंगा, जिसमें लिखा है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती एवं मध्य प्रदेश अन्य भर्ती हेतु आवेदन। इसमें मैंने यही लिखा है कि सर परीक्षा में चाहे जब ले लीजिए, नोटिफिकेशन भी दे दीजिए, इससे एक बदलाव आएगा। जो बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहा वो नहीं करेगा। दूसरा देखिए, ये कहते हैं मामा मामा भांजे, देखिए सीधे लिखा है मुख्यमंत्री जी से मिलने हेतु बाबत। हमने लिखा प्यारे भांजे भांजी आपसे मिलना चाहते हैं, मात्र 5 मिनट का वक्त दीजिए। तब सिर्फ वक्त मिल रहा था व्यापारियों को, उद्योगपतियों को। क्या हम इतने बेकार हो गए थे कि 5 मिनट का वक्त नहीं दे सकते थे? ये आरोप हम पे इसलिए लगाए जा रहे हैं साहब, मैं बता रहा हूं क्योंकि आज इसको मीडिया ने उठाया है। आज मीडिया इसको पूछ रही है उनसे कि बताओ भाई ये बच्चे जो हैं इनको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिनेश जी आपसे कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से भर्तियां रुकी हुई हैं, तो आप शिवराज जी पर भरोसा क्यों नहीं करते? कोरोना की वजह से भर्ती नहीं रुकी हुई है, इच्छा शक्ति की वजह से भर्तियां रुकी हुई हैं। आज उत्तर प्रदेश में जब कोरोना था तभी पीएससी की भर्ती आ चुकी थी, उसका 11 अक्टूबर को पेपर होने वाला है। इसी कोरोना काल में देखेंगे अपने युवाओं को बचाने के लिए बिहार में 2000 एसआई भर्ती निकल चुकी है, वहां पर बिहार सिविल जज निकल चुका है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एसआई की भर्ती आ चुकी है। फिर वो भी तो मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ भी तो कोरोना है, बल्कि मध्य प्रदेश से ज्यादा कोरोना तो उत्तर प्रदेश साहब आपके दिल्ली में साहब, वो क्यों निकाल रहे भर्तियां? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दिनेश जी, पिछले दिनों सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देने का ऐलान तो खुद शिवराज सिंह चौहान ने किया था। आप संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि स्पष्ट किया ही नहीं गया। स्पष्ट एक मुख्यमंत्री जब अपनी देते हैं, जब अपना एक आदेश निकालते हैं या कुछ वचन कहते हैं, तो पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश सुनता है। उनको स्पष्ट करना चाहिए था कि तृतीय चतुर्थ वर्ग पर और किस प्रकार से करेंगे। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की समस्त भर्तियों पर, जो कि संभव नहीं है। एक प्रकार से ये संविधान का वायलेशन भी है, इतना संविधान हमने भी पढ़ रखा है। आप कुछ भर्तियों पर कर सकते हैं, कुछ आधारों पर कर सकते हैं, आप ए और ग्रुप बी और ग्रुप ए की भर्तियों पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। उस बात से मैं संतुष्ट नहीं हूं। संतुष्ट अगर इनको करना है तो नोटिफिकेशन निकाल के ये दिखा दें और कह दें कि हमारी इच्छा शक्ति थी बच्चों, और देखो मेरे भांजे भांजियों, हमने आपके लिए ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है और जितने भी हमने वादे किए हैं वो सब इस नोटिफिकेशन में है। आपको बता दूं साहब, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि वर्दीधारी पदों पर महिलाओं के लिए हम 155 सेंटीमीटर हाइट कर देंगे, जो लड़कियां नहीं दिक्कत होंगी। तो उन्होंने क्या किया, 158 ही रहने दिया। पहली बात उनकी वहीं कट गई। अभी हाल ही में 226 पद निकले हैं जेल प्रेरी के। इसके अलावा उम्र की सीमा देख लीजिए। गोविंद सिंह ने कहा था कि जब उनकी मंत्रालय थे तो उन्होंने कहा था कि एक काम करिए, हम उम्र सीमा आपकी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको पता जब 4 साल से किसी प्रकार का रोजगार नहीं आएगा तो बच्चों को ओवरेज होंगे। तो आप 33 से बढ़ाकर के 35 कर दो। 33 से 35 करने के लिए ये आवेदन किया गया था मंत्री जी को, माननीय गोविंद सिंह जी के द्वारा। ये उनके साइन है और बाकी चीजें हैं, लेकिन उस टीप को खत्म कर दी गई वर्तमान सरकार ने। हम आज भी मांग करते हैं। नहीं, लेकिन दिनेश जी, मध्य प्रदेश पुलिस में तो उम्र सीमा बढ़ाई गई थी ना? नहीं बढ़ाई गई सर, 33 साल जैसी थी वैसी ही है। बिहार में देखिए, उनको पता है बिहार सरकार को कि हमारे बच्चों को अवसर नहीं मिला 3 से 4 साल में। उनकी पुलिस में उम्र 37 साल की गई है। आप चाहें तो मेरी बात को वेरीफाई कर सकते हैं। आप अभी भी वेबसाइट पे जाइए बिहार पुलिस की, उस पे देखिए 37 साल है। जनरल की 37 साल है, बाकी जो कैटेगरी वालों की 40 साल से ज्यादा तक की उम्र है। एमपी पुलिस में भर्ती के लिए दिनेश जी आप जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से मिले, उन्होंने कोई आश्वासन दिया आपको? नरोत्तम साहब से जो हमारी पहली जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे सीधे तौर पे कहा था कि हम उनके बंगले पे गए थे, लगभग 60-70 लोग थे। तो हम बोले कि साहब हमें भर्ती दे दीजिए, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत परेशान हैं। वो बोले मुझे अभी जाने दो बल्ला भवन, मैं अभी कुछ करता हूँ। वो वहां से चले गए और उसके बाद एक फाइल आई जिसमें कहा गया कि 4000 कुछ पद निकलेंगे। लेकिन वो सिर्फ एक प्रकार से सिर्फ नोटिफिकेशन भी नहीं था, वो सिर्फ मीडिया में आश्वासन था और मध्य प्रदेश जनसंपर्क में आया कि 4000 भर्ती निकाली जाएगी। उसके अलावा 30 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा हम जब गए तो साहब ने कहा, माननीय गृह मंत्री साहब ने कहा कि भाई फाइल फंस गई है। सर वहां से थोड़ा सा हमें दर्द हुआ कि माननीय गृह मंत्री जी की फाइल नहीं फंसनी चाहिए। अगर गृह मंत्री जी की फाइल फंसेगी तो पूरा प्रदेश कहां जाएगा। तो ये ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हमें बहुत दुख हुआ इस बात का कि प्रदेश की सरकार इस प्रकार से कैसे निर्णय ले सकती है। हमसे राजनीति नहीं आती है, हमें नहीं पता क्या बीजेपी क्या कांग्रेस। हमें तो ये पता जो बीजेपी में जो पर्चा लेके चल रहा है वो भी बेरोजगार है, जो कांग्रेस में युवा है वो भी बेरोजगार है।
हम तो सिर्फ बेरोजगार की भाषा जानते हैं साहब, हमें नहीं पता बीजेपी कौन है कांग्रेस कौन है, क्योंकि प्रदेश में दोनों है, प्रदेश से बढ़ के कोई नहीं है। और प्रदेश का मतलब है युवा, यहाँ के युवा को रोजगार दीजिए और आपकी पार्टी बाद में आती है। क्योंकि आज जो कांग्रेस में जो लोग हैं उनके भी सीएम मुख्यमंत्री जी हमारे मामा है, जो बीजेपी में उनके भी मामा है, जो इन दोनों पार्टियों में उनके भी मामा है, अर्थात उनके भी सीएम है। तो जो उस पद की गरिमा को बनाते हुए, उस पद की गरिमा को संभालते हुए प्रदेश के बच्चों को उनके भविष्य के हित में आप नोटिफिकेशन जारी करिए इलेक्शन के पहले। तो दिनेश जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके मामा बेरोजगारों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? मामा 2 वजह हो सकती है साहब, 2 वजह हो सकती है। ये मैं अपने पर्सनल थिंकिंग की वजह से कर रहा हूं। पहली वजह हो सकती है कि शायद मामा जी को इस बार जो है चुनाव में उनको वोट नहीं मिली थी, वो सीएम नहीं बन पाए थे। शायद उनको इस बात का दुख हुआ कि भैया तुमने तो चुना था कमलनाथ सरकार को, जब तुम कमलनाथ सरकार को चुने तो सरकार की जब वो सरकार देगी जब आए तो वो उनकी जवाबदारी है, हम तो बाद में आए हैं, हम कैसे दें। एक ये मैं वैसे कह रहा हूं। दूसरी चीज या कि मामा जी ने एक दिमाग में ठान लिया है कि जब मैं इलेक्शन करवा लेंगे और जब इस प्रदेश की जनता दोबारा हमें ही चुनेगी तब हम इनके लिए अधिसूचना जारी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि तब तक में कितने लोगों को बलि होना पड़ेगा। 107 मेरे भाई बहन सुसाइड कर चुके हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि भर्तियां नहीं निकली हैं, पुलिस और अन्य विभागों में भर्तियां फंसी हुई हैं साहब। ठीक है दिनेश जी, कब तक चलेगा आंदोलन आपका, और आप क्या चाहते हैं मामा शिवराज से? हम मेमोरेंडम देना चाहते हैं। आपको बता दूं साहब, आंदोलन 4 सितंबर के पहले भी 31 तारीख को जो बल्लभ भवन में मेरी फाइल गई थी कि दिनेश चौहान और अन्य 2 बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं रोजगार के लिए, ताकि सिर्फ अधिसूचना जारी कर दें। मैं बिल्कुल आखिरी दम तक सर मैंने इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया, आखिरी दम तक। मेरे पास पूरे सबूत हैं। बल्लभ भवन की फाइलिंग में लिखा है 2:38 पर मेरा नाम और 2 अन्य लोगों का नाम चढ़ा था उसमें आधार कार्ड के साथ, लेकिन मामा जी ने 5 मिनट का वक्त नहीं दिया मिलने को। फिर ये कहते हैं कि कांग्रेस का करवाया हुआ चीज है, ये इनकी करवाई चीज है, तो बोल के सरासर गलत है सर। हम चाहते हैं कि भर्ती की सूचना आप दे दीजिए, हमें क्या है मतलब हमें क्या करना है। और सर एक और चीज बता दूं, ये पहली लाठी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अगस्त में हम बल्लभ भवन में जब पॉलिटेक्निक चौराहे से आंदोलन करते बल्लभ भवन गए थे, वहां भी पुलिस ने हमें लाठियां मारी हैं। और जब इनसे इंदौर में मुलाकात करने के बच्चे गए तो वहां डीएसपी साहब ने कहा जूते खाओगे, रोजगार मांगोगे तो जूते खाओगे। सारी वीडियो पड़ी है, आप देखेंगे तो समझेंगे कि सरकार की ये जो पुलिस है ये क्या कर रही है। पर हमें पता है पुलिस कुछ नहीं बोलती, पुलिस वही बोलती है जो सरकार कहती है। आज लाठियां चली, आपको बता दूं जिस लड़की को उठा के ले जा रहे थे चारों तरफ से, वो लड़की जनसी लड़की है। उस लड़की को 2015 में मामा जी ने उच्च श्रेष्ठ पुरस्कार भी दे चुके हैं। आज उस लड़की को क्यों आना पड़ा आंदोलन में? आपको लगता है कि उस पुरस्कृत लड़की को कांग्रेस खरीद पाएगी? आपको लगता है कि कांग्रेस उसको उठा पाएगी? कभी नहीं। मैं एक शिक्षक हूं, कांग्रेस क्या बीजेपी के भी इतनी हिम्मत नहीं है कि शिक्षक की गरिमा को खरीद सके सर। साहब तो सच्चाई ये है, मैं खुले मंच पे कहता हूं कि पूरे प्रदेश तो क्या पूरे देश की बीजेपी लग जाए तो दिनेश चौहान को नहीं खरीद सकती, कांग्रेस नहीं खरीद सकती सर। बेरोजगारों के हक के लिए हम बिल्कुल। ठीक है दिनेश जी, लेकिन एक बेहद गंभीर सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं। आप पर आरोप ये है कि कांग्रेस आपको पैसे दे रही है इस आंदोलन को चलाने के लिए, आप पैसे ले रहे हैं कांग्रेस से। कांग्रेस पैसे दे रही है तो सरकार तो इनकी है ना साहब। आज तो हमारे अकाउंट इनके पास है, हम तो अकाउंट में देने को तैयार हैं, जैसा अकाउंट चाहिए देने को तैयार हैं। आज हमारी हालत देख ली, अगर कांग्रेस पैसे दे रही होती तो हमें 10x4 के कमरे, 10x10 के कमरे में रह रहे होते सर, किसी महलों में रह रहे होते। आज हम एक किराए में रह रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं। कोई हमें जनप्रतिनिधि बना दिया जाता या कोई न कोई हमें पद दे दिया जाता। ये सब एक झूठ है। सच्चाई तो ये है कि मैं एक विद्यार्थी हूं और इनको जब नहीं मिला कुछ, इन्होंने ये देख लिया कि इतनी भीड़ इसके पास कैसे आ गई, तो आज डर रही है सरकार। मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं, मामा आप मत डरिए, आप बस भर्ती दीजिए। ये दिनेश चौहान अपनी तैयारी में लग जाएगा, आप अपने इलेक्शन में लग जाइए। मैं कह तो रहा हूं सर, मैं अभी भी कह रहा हूं। और एफआईआर जो 44 लोगों पे करवाया है आपने, आपसे विनम्र निवेदन है वो एफआईआर वापस लीजिए, वो एफआईआर वापस लीजिए आप, क्योंकि गलत है एफआईआर वो। दिनेश जी, बेरोजगार युवाओं को लेकर आगे की आपकी रणनीति क्या है? बेरोजगारों को लेकर के आगे की रणनीति ये है साहब कि ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था, चूंकि हमारे बहुत सारे गाड़ियों को रोक लिया गया था। बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से इकट्ठा करके किसी प्रकार कोई गाड़ी किया कुछ करके पहुंचे थे। अगर इलेक्शन के पहले, आचार संहिता के पहले नोटिफिकेशन नहीं आता है तो 27 की 27 सीटों पर पहले तो इनका विरोध होगा
और हम पूरा प्रयास करेंगे, हर जगह आंदोलन करेंगे, सरकार को जेल भरो आंदोलन करेंगे, हमसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे, क्योंकि मरता क्या ना करता। कहीं ऐसा तो नहीं उपचुनाव के बाद बेरोजगारों के पक्ष में चलाया जा रहा आपका ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, अभियान खत्म हो जाएगा? उपचुनाव के बाद आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा सर। अब तो ये आंदोलन बढ़ेगा जब तक अब ये तो मैंने ठान लिया है, जब जिस प्रकार से इन्होंने मुझे सिखा दिया है कि आंदोलन कैसे करते हैं, इन्होंने बता दिया है कि FIR होती है, तुम्हें थाने ले जाएंगे, ये तो हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम पढ़ो मत, तुम आंदोलन ही करो। अगर ये चाहते हैं कि हम पढ़ें, आंदोलन ना करें, तो यकीनन मानिए साहब कि ये हमें भर्ती देते, हम आराम से अपना पढ़ाई करते। लेकिन ऐसे ही रवैया रहा तो चाहे चुनाव रहे या न रहे, आंदोलन होते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र की सच्ची निशानी है। और एक बात और कह दूं साहब, आपने एक अच्छी बात याद लगा दी मुझे। हमने संविधान में पढ़ा है कि विपक्ष एक दूसरी सरकार होती, मतलब अगर पक्ष नहीं है तो विपक्ष तुरंत सरकार बनाती, जैसे हाल ही मध्य प्रदेश में देखा हमने। तो अगर पक्ष नहीं सुनती तो हमें विपक्ष के पास भी जाएंगे, क्योंकि वो भी लोकतंत्र के प्रतिनिधि हैं। वो बीजेपी कांग्रेस के नहीं, बल्कि लोकतंत्र अर्थात जनता के सर्वेंट वो भी हैं। वो भी जनता के टैक्स से पैसे उनको मिलते, वो भी विधायक हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि हमें भर्तियां दो और हमारी आवाज को लोग विधानसभा तक ले जाओ। हमारी आवाज अगर नहीं सुन रही सरकार तो आप सुनाओ। तो उस पे कभी भी कांग्रेस और बीजेपी या बीजेपी कांग्रेस का रंग देने का प्रयास कतई न करे। नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ दिनेश जी कि आप कांग्रेस से मिले हुए हैं या आगे मिल जाएंगे? कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो, मैंने आपको सीधे एक ही चीज कह दी है सर, कि किसी भी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से। मेरे लिए वही पूजनीय है, वही सर्वश्रेष्ठ है जो रोजगार दे। मैं अभी भी कह रहा हूं, आज मामा रोजगार दे दे, कल से जय भारत जय जिंदाबाद कहें कि बीजेपी जिंदाबाद करो, मैं बीजेपी जिंदाबाद करूंगा, कहें मामा जिंदाबाद, मामा जब जिंदाबाद करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे बेरोजगार भाइयों के प्राण ना जाएं, अब आत्महत्या ना करें। मैं तो खुले तौर पर कह रहा हूं, दोनों पार्टियां सुन रही हैं, मैं तो कह रहा हूं BSP, सपा, आम आदमी, जितनी भी पार्टियां हैं, हम आपसे भी कह रहे हैं हमारी आवाज बनिए, क्योंकि हम वो आवाम हैं जो आपको आगे तक लेके जाएंगे। साथ ही इस प्रदेश का, इस देश के हम पहिया हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप शिवराज सिंह चौहान से? मामा जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जितना भी आप दौरा कर रहे हैं इलेक्शन को लेकर के, आप एक चीज भूल रहे हैं, एक बहुत बड़ा वोट बैंक खत्म कर रहे हैं, वो है क्या? युवा। क्योंकि जो बेरोजगार युवा जो आप किसानों के बारे में कर रहे हैं, बेरोजगार भी एक पढ़ा लिखा किसान है। कांस्टेबल की तैयारी किसी मंत्री का लड़का, किसी कलेक्टर का लड़का नहीं करता। कांस्टेबल SI की तैयारी करता है वो जो किसान का बच्चा, रेडी वाले का बच्चा, गरीब का बच्चा वो करता है। और वो जब कहेगा कि बापू इनको वोट मत देना क्योंकि उन्होंने भर्ती नहीं दे रहे, रुला रहे हैं, आत्महत्या करने पर प्रेरित कर रहे हैं, तो कहां से मिलेंगे वोट? तो मैं कहता हूं कि चुनाव में पैसा खर्च करने से बेहतर है मेरे मामा जी, मेरे प्रिय मामा जी, कि आप भर्ती निकाल दीजिए। आप वैसे भी जीत जाएंगे, लेकिन अगर भर्ती नहीं निकालेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी हो साहब, खुले तौर पे कहता हूं मैं। दिनेश जी, आप युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार से भिड़ रहे हैं, लेकिन एकता ही नहीं है आप युवाओं में। अलग अलग संगठन बन गए हैं, अलग अलग धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, आप एक कहां हैं? हमारे में एकता है, क्योंकि हम लोग क्या है, एक प्रकार से अभी मध्य प्रदेश में या देश में आप जानते हैं कि FIR का बहुत बड़ा डर होता है कि आंदोलन करोगे तो FIR हो जाएगी, जैसा कि इन्होंने अभी कुछ दिन पहले किया भी है कि 44 बच्चों पे FIR ठूस दी है। और वहां पे मजिस्ट्रेट साहब आके सीधे बोले हैं कि 6 महीने तक के लिए तुम्हें प्रतिबंधित किया जाता है, तुम किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करोगे। हम समझ गए थे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन हो जान दो, उसके बाद तुम्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। हम सब समझते सर। तो ये छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं, हम बटे नहीं है, हम सब एक हैं। हम चाहे वो शिक्षक भर्ती वाले हो, हम एक हैं, चाहे वो दिनेश ठाकुर साहब हो, हम सब एक हैं, चाहे परिहार सर हो, चाहे हम एक है, विवेक दुबे जो साहब, ये जितने भी अजय पांडे सब जितने भी लोग कर रहे हैं, हम सब एक हैं। पर यह है कि हमारे पास पैसा नहीं कि हम इकट्ठा हो जाएं, तो हम जहां हैं, जिस स्तर पर हैं, उसी स्तर पर सरकार का विरोध करते हैं। और क्यों विरोध करते हैं? हमें हमारा हक दीजिए, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करें। ठीक है, तो ये बताइए कि राजनीति में जाएंगे आप या आएंगे राजनीति में? मैं अभी राजनीति से मैं कोई भी अभी दूर दूर तक नहीं सोचता कि मैं राजनीति में आऊंगा कि नहीं आऊंगा। अभी मैं आपको बताया, मैं अभ्यर्थी हूं, 4 तारीख को मेरा पेपर है साहब। फिर भी मुझे आंदोलन पे उतरना पड़ा, इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि हमारी शिक्षा सिखाती है कि अगर आपका बेरोजगारी अगर सुसाइड कर रहा हो, इस प्रकार का मानसिक अवसाद बन रहा हो, तो आपकी एजुकेशन सिखाती है कि समाज से आपने जो लिया है, जो सीखा है, तो समाज के लिए कुछ करिए। ये हमने रियल एजुकेशन लिया हमने। और हमें इसलिए पार्टीवाद नहीं आती है, हमें आता है आप रोजगार दीजिए, बाकी मुद्दों को मत हटकाइए।
बाकी मुद्दे हो चुके जो हो चुके। ये बार बार 1947 की बात करेंगे, बार बार बात करेंगे जाके 1955 का। अरे मुझे क्या करना 1947 के देश का? आप बताइए साहब, मुझे 1947 में क्या हुआ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है आज क्या हो रहा है। भूख मुझे आज लगी है, मेरे चाचा ताऊ भूख में मर गए थे, चलो चले गए। आज मुझे भूख लगी है, मैं रोटी मांगूंगा, आपसे मांगूंगा, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये उसके तरफ से है, उसके तरफ से है। आप पेट को देखिए, क्या वाकई पेट में भूख है कि नहीं है। 4 साल से भर्ती नहीं है, सत्यता यही है। दिनेश जी, अभी या कभी नहीं राजनीति में? देखिए, राजनीति में मैंने क्या बताया कि अभी राजनीति मेरे बस की बात नहीं साहब। मैंने सुना है राजनीति में आने के लिए बड़े धन बल बाकी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। मैं एक बेरोजगार गरीब इंसान हूं। मैंने बताया, आज मैं किराए में रहता हूं और मेरी जो 10,000 5,000 में किसी प्रकार से इकट्ठा करके अपना गुजारा करता हूं, तैयारी करता हूं। राजनीति भविष्य में आऊंगा नहीं आऊंगा, भविष्य में तो ये भी नहीं कह सकता मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, भविष्य में भी नहीं कह सकता मेरे साथ क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकता मैं। पर आज अभी मैं बेरोजगारों के साथ खड़ा हूं, मेरा राजनीति से कोई न लेना न कोई देना। क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश के युवाओं से आप दिनेश जी? बस साथियों, कितना ही कहना चाहता हूं, अगर कुछ करना है, अगर तुमने शिक्षा ली है तो याद रखना वो शिक्षा किसी काम की नहीं है जो आपके अंदर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकती। वो शिक्षा किसी काम की नहीं है जो सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। वो शिक्षा किसी काम की नहीं जो अपने अधिकारों को लड़ नहीं सकती। इसलिए उठो, संगठित रहो और लड़ो, और तब तक लड़ो जब तक आपको आपकी सफलता नहीं मिल जाए। ये अगर आपको जेल में डाले तो जेल में जाओ, ये आपको पुलिस थाने से मरवाए तो पिट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि याद रखना, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ा कोढ़, सबसे बड़ा रोग होता है बेरोजगारी। क्योंकि जब तक तुम बेरोजगार रहोगे, आपको पता है भारत में एक चीज कि हर कोई दूल्हा ढूंढता है, कैसा? हर कोई दमान ढूंढता है। कोई व्यक्ति तो चाहता है कि सरकारी रोजगार मिल जाए, लड़का वही करेंगे। ऐसे में तो आधे कुमारे भी रह जाएंगे। तो चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक स्थिति, कोई भी स्थिति अगर आपको बनानी है तो रोजगार आपको चाहिए। इसलिए एक हो जाओ और एक होके रहो, अलग अलग मत पड़ो। बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मुझे पता है कि जो एनएसयूआई में है वो भी युवा है, जो एबीपी में वो भी युवा है। और अंसारी साहब, एक बात बता दूं आपको साहब, सच्चाई ये है, वो भी एबीपी वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं हमें, एनएसयूआई वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं हमें। क्यों? क्योंकि मेरा एक भाई कॉलेज में है तो एबीपी ज्वाइन कर रखा है, एक भाई है तो वो एनएसयूआई ज्वाइन कर रखा है। मैं उनसे पूछा कांस्टेबल की तैयारी करो, बोले भैया आप जॉब ही नहीं तो हम क्या करें। तो सच्चाई ये है कि इन युवाओं पर सब पर प्रेशर है, किसका? नौकरी का। इसलिए दलगत राजनीति से हटकर इच्छा शक्ति ऐसी हो सरकारों की कि वो बेरोजगारों के लिए कदम उठाए और रोजगार दे, और सभी युवा एक होकर के, संगठित होकर के लड़ें, अपनी बातों को रखें बिना डरे। बहुत धन्यवाद दिनेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। हम यही आशा करते हैं कि आपकी मुहिम का असर हो। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का कोई भी युवा बेरोजगार न रहे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के भांजे भांजियों की बात सुने। मोदी जी देश के हर युवा को नौकरी देने के लिए नीति ही ना बनाएं बल्कि नौकरी भी दें। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।